लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैं नहीं कह सकता कि भूतनाथ ने ऐसा क्यों किया। भूतनाथ का कौल तो यही है कि मैंने उनको पहचाना नहीं और धोखा हुआ। खैर जो हो, दयाराम के गिरते ही मेरे मुंह से हाय की आवाज निकली और मैंने भूतनाथ से कहा, ए कमबख्त, तूने बेचारे दयाराम को क्यों मार डाला, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने खोज निकाला था। मेरी बात सुनते ही भूतनाथ सन्नाटे में आ गया। इसके बाद उसके दोनों साथी तो नामालूम क्या सोचकर एकदम भाग खड़े हुए, मगर भूतनाथ बड़ी बेचैनी से दयाराम के पास बैठकर उनका मुंह देखने लगा। उस समय भूतनाथ के देखते ही देखते उन्होंने आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। भूतनाथ उनकी लाश के साथ चिपट कर रोने लगा और बड़ी देर तक रोता रहा। तब तक हम तीनों आदमी पुनः मुकाबला करने लायक हो गए और इस बात से हम लोगों का साहस और भी बढ़ गया कि भूतनाथ के दोनों साथी उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे। मैंने मुश्किल से भूतनाथ को अलग किया और कहा, अब रोने और नखरा करने से फायदा ही क्या होगा। उनके साथ ही ऐसी मोहब्बत थी तो उन पर वार न करना था। अब उन्हें मारकर औरतों की तरह नखरा करने बैठे हो। इतना सुनते ही भूतनाथ ने अपनी आंखें पोंछी और मेरी तरफ देख के कहा, क्या मैंने जानबूझकर इन्हें मार डाला है? मैं, बेशक। यहाँ आने के साथ ही तुमने उन्हें चारपाई पर पड़े नहीं देखा था? भूतनाथ, देखा था, मगर मैं नहीं जानता था कि यह दयाराम है। इतने मोटे ताजी आदमी को यकायक ऐसा दुबला पतला देखकर मैं कैसे पहचान सकता था? मैं, क्या खूब, ऐसे ही तो तुम अंधे थे। खैर इसका इंसाफ तो रणधीर सिंह के सामने होगा। इस समय तुम हमसे फैसला कर लो, क्योंकि अभी तक तुम्हारे दिल में लड़ाई का हौसला जरूर बना होगा। भूतनाथ, अपने को संभाल कर और मुंह पहुंचकर, नहीं नहीं, मुझे अब लड़ने का हौसला नहीं है। जिसके वास्ते में लड़ता था, जब वही नहीं रहा तो अब क्या। मुझे ठीक पता लग चुका था कि दयाराम तुम्हारे फेर में पड़े हुए हैं और अपनी आंखों से देख भी लिया, मगर अफसोस है कि मैंने पहचाना नहीं और ये इस तरह धोखे में मारे गए। लेकिन इनका कसूर भी तुम्हारे ही सिर लग सकता है। मैं, खैर, अगर तुम्हारे किए हो सके तो तुम बिल्कुल कसूर मेरे ही सिर थोप देना। मैं अपनी सफाई आप कर लूंगा। मगर इतना समझ रखो कि लाख कोशिश करने पर भी तुम अपने को बचा नहीं सकते, क्योंकि मैंने इन्हें खोज निकालने में जो कुछ मेहनत की थी वो इंद्रदेव जी के कहने से की थी। ना तो मैं अपनी प्रशंसा कराना चाहता था और ना इनाम ही लेना चाहता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर मैं इंद्रदेव की गवाही दिला सकता हूं और तुम भी अपने को बेकसूर साबित करने के लिए नागर को पेश कर देना, जिसके कहने और सिखाने में आकर तुमने मेरे साथ दुश्मनी पैदा कर ली। इतना सुनकर भूतनाथ सन्नाटे में आ गया। सिर झुकाकर देर तक सोचता रहा और इसके बाद लंबी सांस लेकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बेशक मुझे नागर कमबख्त ने धोखा दिया, अब मुझे भी इन्हीं के साथ मर मिटना चाहिए। इतना कहकर भूतनाथ ने खंजर हाथ में ले लिया, मगर कुछ न कर सका, अर्थात अपनी जान न दे सका। महाराज, जवां मर्दों का कहना बहुत ठीक है कि बहादुरों को अपनी जान प्यारी नहीं होती। वास्तव में जिसे जान प्यारी होती है वो कोई हौसले का काम नहीं कर सकता, और जो अपनी जान हथेली पर लिए रहता है और समझता है कि दुनिया में मरना एक बार ही है, कोई बार बार नहीं मरता, वही सब कुछ कर सकता है। भूतनाथ के बहादुर होने में संदेह नहीं, परंतु इसे अपनी जान प्यारी जरूर थी, और इस उल्टी बात का सबब यही था कि वो अय्याशी के नशे में चूर था। जो आदमी अय्याश होता है उसमें अय्याशी के सबब कई तरह की बुराइयां आ जाती हैं, और बुराइयों की बुनियाद जम जाने के कारण ही उसे अपनी जान प्यारी हो जाती है, तथा वो कोई भी काम नहीं कर सकता। यही सबब था कि उस समय भूतनाथ जान न दे सका, बल्कि उसकी हिफाजत करने का ढंग जमाने लगा। नहीं तो उस समय मौका ऐसा ही था। इससे जैसी भूल हो गई थी उसका बदला तभी पूरा होता जब ये भी उसी जगह अपनी जान दे देता और उस मकान से तीनों लाशें एक साथ ही निकाली जाती। भूतनाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद मुझसे कहा, मुझे इस समय अपनी जान भारी हो रही है और मैं मर जाने के लिए तैयार हूं, मगर मैं देखता हूं कि ऐसा करने से भी किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं जिसका नमक खा चुका हूं और खाता हूं उसका और भी नुकसान होगा, क्योंकि इस समय वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर मैं जीता रहूंगा तो उनके दुश्मनों का नामो निशान मिटाकर उन्हें बेफिक्र कर सकूंगा। अतः मैं माफी मांगता हूं कि तुम मेहरबानी कर मुझे सिर्फ 2 साल के लिए जीता छोड़ दो। मैं,
2 वर्ष के लिए क्या, जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जब तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो मैं क्यों तुम्हें मारने लगा। बाकी रही ये बात कि तुमने खामोखा मुझसे दुश्मनी पैदा कर ली है, सो उसका नतीजा तुम्हें आपसे आप मिल जाएगा। जब लोगों को ये मालूम होगा कि भूतनाथ के हाथ से बेचारा दयाराम मारा गया। भूतनाथ, नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी पहली बात से नहीं बल्कि दूसरी बात से है। अर्थात अगर तुम चाहोगे तो लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगेगा कि दयाराम भूतनाथ के हाथ से मारा गया है। मैं, ये क्यों कर छिप सकता है। भूतनाथ, अगर तुम छिपाओ तो सब छिप जाएगा। मुख्तसर यह है कि धीरे धीरे बातों को बढ़ाता हुआ भूतनाथ मेरे पैरों पर गिर पड़ा और बड़ी खुशामद के साथ कहने लगा कि तुम इस मामले को छिपाकर मेरी जान बचा लो। केवल इतना ही नहीं, इसने मुझे हर तरह के सब्ज बाग दिखाए और कस्में दे देकर मेरी नाक में दम कर दिया। लालच में तुम्हें नहीं पड़ा, मगर पिछली मुरव्वत के फेर में जरूर पड़ गया और भेद को छिपाए रखने की कसम खाकर अपने साथियों को साथ लिए हुए मैं उस घर के बाहर निकल गया। भूतनाथ तथा दोनों लाशों को उसी तरह छोड़ दिया। फिर मुझे मालूम नहीं कि भूतनाथ ने उन लाशों के साथ क्या बर्ताव किया। यहां तक भूतनाथ का हाल कहकर कुछ देर के लिए दलीप शाह चुप हो गया और उसने इस नीयत से भूतनाथ की तरफ देखा कि देखे ये कुछ बोलता है या नहीं। इस समय भूतनाथ की आंखों से आंसू की नदी बह रही थी और वो हिचकियां ले लेकर रो रहा था। बड़ी मुश्किल से भूतनाथ ने अपने दिल को संभाला और दुपट्टे से मुंह पहुंचकर कहा, ठीक है, जो कुछ दिलीप शाह ने कहा सब सच है, मगर ये बात मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने जानबूझकर दयाराम को नहीं मारा। वहां राज सिंह को खुले हुए देखकर मेरा शक यकीन के साथ बदल गया और चारपाई पर पड़े हुए देखकर भी मैंने दयाराम को नहीं पहचाना। मैंने समझा कि यह भी कोई दलीप शाह का साथी होगा। बेशक दलीप शाह पर मेरा शक मजबूत हो गया था और मैं समझ बैठा था कि जिन लोगों ने दयाराम के साथ दुश्मनी की है, दलीप शाह जरूर उनका साथी है। ये शक यहां तक मजबूत हो गया था कि दयाराम के मारे जाने पर भी दलीप शाह की तरफ से मेरा दिल साफ न हुआ, बल्कि मैंने समझा इसी यानी दलीप शाह ने दयाराम को वहां लाकर कैद किया था। जिस नागर पर मुझे शक हुआ था उसी कमबख्त की जादू भरी बातों में मैं फंस गया और उसी ने मुझे विश्वास दिला दिया कि इसका कर्ता धर्ता दलीप शाह है। यही सबब है कि इतना हो जाने पर भी मैं दलीप शाह का दुश्मन बना ही रहा। हाँ, दलीप शाह ने एक बात नहीं कही, वो ये है कि इस भेद को छिपाए रखने की कसम खाकर भी दलीप शाह ने मुझे सूखा नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा कि तुम कागज पर लिखकर माफी मांगो, तब मैं तुम्हें माफ करके ये भेद छिपाए रखने की कसम खा सकता हूं। लाचार होकर मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं माफी के लिए चिट्ठी लिख हमेशा के लिए इनके हाथ में फंस गया। दलीप शाह, बेशक यही बात है, और मैं अगर ऐसा ना करता तो थोड़े ही दिन बाद भूतनाथ मुझे दोषी ठहरा कर आप सच्चा बन जाता। खैर, अब मैं इसके आगे का हाल बयान करता हूं, जिसमें थोड़ा सा हाल तो ऐसा ही होगा जो मुझे खास भूतनाथ से मालूम हुआ। इतना कहकर दलीप शाह ने फिर अपना बयान शुरू किया। जैसा कि भूतनाथ भी कह चुका है, बहुत मिन्नत और खुशामद से लाचार होकर मैंने कसूरवार होने और माफी मांगने की चिट्ठी लिखाकर इसे छोड़ दिया और इसका ऐब छिपा रखने का वादा करके अपने साथियों को साथ लिए उस घर से बाहर निकल गया और भूतनाथ की इच्छा अनुसार दयाराम की लाश को और भूतनाथ को उसी मकान में छोड़ दिया। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ और इसने दयाराम की लाश के साथ कैसा बर्ताव किया। वहां से बाहर होकर मैं इंद्रदेव की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते भर सोचता जाता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दयाराम का सच्चा सच्चा हाल इंद्रदेव से बयान करना चाहिए या नहीं। आखिर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि जब भूतनाथ से वादा कर चुके हैं तो इस भेद को इंद्रदेव से भी छिपा ही रखना चाहिए। जब हम लोग इंद्रदेव के मकान में पहुंचे तो उन्होंने कुशल मंगल पूछने के बाद दयाराम का हाल दरियाफ्त किया, जिसके जवाब में मैंने असल मामले को तो छिपा रखा और बात बनाकर यों कह दिया कि जो कुछ मैंने या आपने सुना था वो ठीक ही निकला। अर्थात राज सिंह ही ने दयाराम के साथ वो सलूक किया और दयाराम राज सिंह के घर में मौजूद भी थे। मगर अफसोस, बेचारे दयाराम को हम लोग छुड़ा न सके और वे जान से मारे गए। इंद्रदेव चौंक कर, हैं, जान से मारे गए? मैं, जी हाँ, और इस बात की खबर भूतनाथ को भी लग चुकी थी। मेरे पहले ही भूतनाथ
राज सिंह के उस मकान में जिसमें दयाराम को कैद कर रखा था पहुंच गया और उसने अपने सामने दयाराम की लाश देखी, जिसे कुछ ही देर पहले राज सिंह ने मार डाला था। तब भूतनाथ ने उसी समय राज सिंह का सिर काट डाला। सिवाय इसके वो और कर ही क्या सकता था। इसके थोड़ी देर बाद हम लोग भी उस घर जा पहुंचे और दयाराम तथा राज सिंह की लाश और भूतनाथ को वहां मौजूद पाया। दरियाफ्त करने पर भूतनाथ ने सब हाल बयान किया और अफसोस करते हुए हम लोग वहां से रवाना हुए। इंद्रदेव: अफसोस बहुत बुरा हुआ। खैर, ईश्वर की मर्जी। मैंने भूतनाथ के ऐब को छिपाकर जो कुछ इंद्रदेव से कहा, भूतनाथ की इच्छा अनुसार ही कहा था। भूतनाथ ने भी यही बात मशहूर की और इस तरह अपने ऐब को छिपा रखा। यहां तक कि भूतनाथ का किस्सा कहकर जब दलीप शाह कुछ देर के लिए चुप हो गया, तब तेज सिंह ने उससे पूछा, तुमने तो भला भूतनाथ की बात मानकर उस मामले को छिपा रखा, मगर शंभू वगैरह इंद्रदेव के शागिर्दों ने अपने मालिक से उस भेद को क्यों छिपाया? दलीप शाह एक लंबी सांस लेकर, खुशामद और रुपया बड़ी चीज है, बस इसी से समझ जाइए और मैं क्या कहूं। तेज सिंह: ठीक है, अच्छा तब क्या हुआ? भूतनाथ की कथा इतनी ही है या और भी कुछ? दलीप शाह: जी, अभी भूतनाथ की कथा समाप्त नहीं हुई। अभी मुझे बहुत कुछ कहना बाकी है, और बातों के सिवाय भूतनाथ से एक कसूर ऐसा हुआ है जिसका रंज भूतनाथ को इससे भी ज्यादा होगा। तेज सिंह: सो क्या? दलीप शाह: सो भी मैं अर्ज करता हूं। इतना कहकर दलीप शाह ने फिर कहना शुरू किया। इस मामले को वर्षों बीत गए। मैं भूतनाथ की तरफ से कुछ दिनों तक बेफिक्र रहा, मगर जब ये मालूम हुआ कि भूतनाथ मेरी तरफ से निश्चिंत नहीं है, बल्कि मुझे इस दुनिया से उठा बेफिक्र हुआ चाहता है, तो मैं भी होशियार हो गया और दिन रात अपने बचाव की फिक्र में डूबा रहने लगा। भूतनाथ की तरफ देखकर, भूतनाथ, अब मैं वो हाल बयान करूंगा जिसकी तरफ उस दिन मैंने इशारा किया था जब तुम हमें गिरफ्तार करके एक विचित्र पहाड़ी स्थान में ले गए थे। देखिए चंद्रकांत संतति 20वां भाग 12वां बयान। और जिसके विषय में तुमने कहा था कि यद्यपि मैंने दलीप शाह की सूरत नहीं देखी इत्यादि, मगर क्या तुम इस समय भी? भूतनाथ बात काटकर, भला मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने दलीप शाह की सूरत नहीं देखी, जिसके साथ ऐसे ऐसे मामले हो चुके हैं। मगर उस दिन मैंने तुम्हें भी धोखा देने के लिए वे शब्द कहे थे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। इस कहने से मेरा मतलब था कि अगर तुम दलीप शाह ना होते तो कुछ न कुछ जरूर बात बनाओगे। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ, मगर तुम वास्तव में अब उस किस्से को बयान करने वाले हो? दलीप शाह: हां, मैं उसे जरूर बयान करूंगा। भूतनाथ: मगर उसके सुनने से किसी को कुछ फायदा नहीं पहुंच सकता और न किसी तरह की नसीहत ही हो सकती है। वो तो महज मेरी नादानी और पागलपने की बात थी। जहां तक मैं समझता हूं, उसे छोड़ देने से कोई हर्ज नहीं होगा। दलीप शाह: नहीं, उसका बयान जरूरी जान पड़ता है। क्या तुम नहीं जानते या भूल गए कि उसी किस्से को सुनने के लिए कमला की मां अर्थात तुम्हारी स्त्री यहां आई हुई है? भूतनाथ: ठीक है, मगर हाय, मैं सच्चा बदनसीब हूं जितना होने पर भी उन्हीं बातों को। इंद्रदेव: अच्छा अच्छा, जाने दो भूतनाथ। अगर तुम्हें इस बात का शक है कि दलीप शाह बातें बनाकर कहेगा या उसके कहने का ढंग लोगों पर बुरा असर डालेगा, तो मैं दलीप शाह को वो हाल कहने से भी रोक दूंगा और तुम्हारे ही हाथ की लिखी हुई तुम्हारी अपनी जीवनी पढ़ने के लिए किसी को दूंगा जो इस संदूकड़ी में बंद है। इतना कहकर इंद्रदेव ने वही संदूकड़ी निकाली जिसकी सूरत देखने ही से भूतनाथ का कलेजा कांपता था। उस संदूकड़ी को देखते ही एक दफे तो भूतनाथ घबराया सा होकर कांपा, मगर तुरंत ही उसने अपने को संभाल लिया और इंद्रदेव की तरफ देख के बोला, हाँ हाँ, आप कृपा कर इस संदूकड़ी को मेरी तरफ बढ़ाइए, क्योंकि ये मेरी चीज है और मैं इसे लेने का हक रखता हूं। यद्यपि कई ऐसे कारण हो गए हैं जिनसे आप कहेंगे कि यह संदूकड़ी तुम्हें नहीं दी जाएगी, मगर फिर भी मैं इसी समय इस पर अपना कब्जा कर सकता हूं, क्योंकि देवी सिंह जी मुझसे प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि संदूकड़ी बंद की बंद तुम्हें दिला दूंगा। अब देवी सिंह जी की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती। इतना कहकर भूतनाथ ने देवी सिंह की तरफ देखा। देवी सिंह: महाराज से निस्संदेह मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका हूं। महाराज: अगर ऐसा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इतना सुनते ही देवी सिंह उठ खड़े हुए।
उन्होंने इंद्रदेव के सामने से वो संदूकड़ी उठा ली और ये कहते हुए भूतनाथ के हाथ में दे दी, लो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करता हूं। तुम महाराज को सलाम करो जिन्होंने मेरी और तुम्हारी इज्जत रख ली। भूतनाथ महाराज को सलाम करके, महाराज की कृपा से अब मैं जी उठा। तेज सिंह भूतनाथ तुम ये निश्चय जानो कि ये संदूकड़ी अभी तक खोली नहीं गई है। अगर सहज में खुलने लायक होती तो शायद खुल गई होती। भूतनाथ संदूकड़ी अच्छी तरह देखभाल कर, बेशक ये अभी तक नहीं खुली है। मेरे सिवाय कोई दूसरा आदमी इसे बिना तोड़े खोल भी नहीं सकता। ये संदूकड़ी मेरी बुराइयों से भरी हुई है, या यों कहिए कि ये मेरे भेदों का खजाना है। यद्यपि इसमें के कई भेद खुल चुके हैं, खुल रहे हैं और खुलते जाएंगे, तथापि इस समय से ज्यों का त्यों बंद पाकर मैं बराबर महाराज को दुआ देता हुआ यही कहूंगा कि मैं जी उठा, जी उठा, जी उठा। अब मैं खुशी से अपनी जीवनी कहने और सुनने के लिए तैयार हूं, और साथ ही इसके ये भी कह देता हूं कि अपनी जीवनी के संबंध में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। इतना कहकर भूतनाथ ने वो संदूकड़ी अपने बटुए में रख ली और पुनः हाथ जोड़कर महाराज से बोला, महाराज मैं वादा कर चुका हूं कि अपना हाल सच सच बयान करूंगा, मगर मेरा हाल बहुत बड़ा और शोक दुख तथा भयंकर घटनाओं से भरा हुआ है। मेरे प्यारे मित्र इंद्रदेव जी, जिन्होंने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है, कहते हैं कि तेरी जीवनी से लोगों का उपकार होगा, और वास्तव में बात भी ठीक ही है। अतएव कई कठिनाइयों पर ध्यान देकर मैं विनयपूर्वक महाराज से 1 महीने की मोहलत मांगता हूं। इस बीच में अपना पूरा पूरा हाल लिखकर पुस्तक के रूप में महाराज के सामने पेश करूंगा, और संभव है कि महाराज उसे सुन सुनाकर यादगार के तौर पर अपने खजाने में रखने की आज्ञा देंगे। इस 1 महीने के बीच में मुझे भी सब बातें याद करके लिख लेने का मौका मिलेगा, और मैं अपनी निर्दोष स्त्री तथा उन लोगों से जिन्हें देखने की भी आशा नहीं थी, परंतु जो बहुत कुछ दुख भोग कर भी दोनों कुमारों की बदौलत इस समय यहां आ गए हैं, और जिन्हें मैं अपना दुश्मन समझता था, मगर अब महाराज की कृपा से जिन्होंने मेरे कसूरों को माफ कर दिया है, मिलजुल कर कई बातों का पता भी लगा लूंगा, जिससे मेरा किस्सा सिलसिलेवार और कायदे से हो जाएगा। इतना कहकर भूतनाथ ने इंद्रदेव, राजा गोपाल सिंह, दोनों कुमारों और दलीप शाह वगैरह की तरफ देखा और तुरंत ही मालूम कर लिया कि उसकी अर्जी कबूल कर ली जाएगी। महाराज ने कहा, कोई चिंता नहीं, तब तक हम लोग कई जरूरी कामों से छुट्टी पा लेंगे। राजा गोपाल सिंह और इंद्रदेव ने भी इस बात को पसंद किया, और इसके बाद इंद्रदेव ने दलीप शाह की तरफ देखकर पूछा, क्यों दलीप शाह, इसमें तुम लोगों को कोई उज्र तो नहीं है? दलीप शाह हाथ जोड़कर, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब महाराज की आज्ञा अनुसार हम लोगों को भूतनाथ से किसी तरह की दुश्मनी भी नहीं रही, और न यही उम्मीद है कि भूतनाथ हमारे साथ किसी तरह की खुटाई करेगा। परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम लोगों का किस्सा भी महाराज के सुनने लायक है, और हम लोग भूतनाथ के बाद अपना किस्सा भी सुनाना चाहते हैं। महाराज, निस्संदेह तुम लोगों का किस्सा भी सुनने योग्य होगा, और हम लोग उसके सुनने की अभिलाषा रखते हैं। यदि संभव हुआ तो पहले तुम्ही लोगों का किस्सा सुनने में आवेगा। मगर सुनो दलीप शाह, यद्यपि भूतनाथ से बड़ी बड़ी बुराइयां हो चुकी हैं, और भूतनाथ तुम लोगों का भी कसूरवार है, परंतु इधर हम लोगों के साथ भूतनाथ ने जो कुछ किया है उसके लिए हम लोग इसके एहसानमंद हैं, और इसे अपना हितू समझते हैं। इंद्रदेव, बेशक बेशक। गोपाल सिंह, जरूर हम लोग इसके एहसान के बोझ के तले दबे हुए हैं। दलीप शाह, मैं भी ऐसा ही समझता हूं। भूतनाथ ने इधर जो जो अनूठे काम किए हैं उनका हाल कुंवर साहब की जुबानी हम लोग सुन चुके हैं। इसी ख्याल से तथा कुंवर साहब की आज्ञा से हम लोगों ने सच्चे दिल से भूतनाथ का अपराध क्षमा ही नहीं कर दिया, बल्कि कुंवर साहब के सामने इस बात की प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं कि भूतनाथ को दुश्मनी की निगाह से कभी न देखेंगे। महाराज, बेशक ऐसा ही होना चाहिए। अतः बहुत सी बातों को सोचकर और इसकी कारगुजारी पर ध्यान देकर हमने इसके सब कसूर माफ करके इसे अपना अय्यार बना लिया है। आशा है कि तुम लोग भी इसे अपनायत की निगाह से देखोगे और पिछली बातों को बिल्कुल भूल जाओगे। दलीप शाह, महाराज अपनी आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए हम लोगों को कदापि न देखेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। महाराज, अर्जुन सिंह तथा दलीप शाह के दूसरे साथी की तरफ देखकर, तुम लोगों की जुबान से भी हम ऐसा ही सुनना चाहते हैं। दलीप शाह का साथी, मेरी भी यही प्रतिज्ञा है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे दिल में दुश्मनी के बदले
दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने वाली भूतनाथ की मोहब्बत पैदा करे। महाराज, शाबाश शाबाश। अर्जुन सिंह, कुंवर साहब के सामने मैं जो कुछ प्रतिज्ञा कर चुका हूं उसे महाराज सुन चुके होंगे। इस समय महाराज के सामने भी शपथ खाकर कहता हूं कि स्वप्न में भी भूतनाथ के साथ दुश्मनी का ध्यान आने पर मैं अपने को दोषी समझूंगा। इतना कहकर अर्जुन सिंह ने वो तस्वीर जो उसके हाथ में थी फाड़ डाली और टुकड़े टुकड़े करके भूतनाथ के आगे फेंक दी और पुनः महाराज की तरफ देखकर कहा, यदि आज्ञा हो और बेअदबी न समझी जाए तो हम लोग इसी समय भूतनाथ से गले मिलकर अपने उदास दिल को प्रसन्न कर लें। महाराज, ये तो हम स्वयं कहने वाले थे। इतना सुनते ही दोनों दलीप शाह, अर्जुन सिंह और भूतनाथ आपस में गले मिले और इसके बाद महाराज का इशारा पाकर एक साथ बैठ गए। भूतनाथ दूसरे दलीप शाह और अर्जुन सिंह की तरफ देखकर, अब कृपा करके मेरे दिल का खुटका मिटाओ और साफ साफ बता दो कि तुम दोनों में असल में अर्जुन सिंह कौन है। जब मैं दलीप शाह को बेहोश करके उस घाटी में ले गया था, देखिए चंद्रकांत संतति 20वां भाग 13वां बयान, तब तुम दोनों में से कौन महाशय वहां पहुंचकर दूसरे दलीप शाह बनने को तैयार हुए थे। दूसरा दलीप शाह हंसकर उस दिन मैं ही तुम्हारे पास पहुंचा था। इत्तिफाक से उस दिन मैं अर्जुन सिंह की सूरत बनाकर बाहर घूम रहा था और जब तुम दलीप शाह को धोखा देकर ले चले तब मैंने छिपकर पीछा किया था। आज केवल धोखा देने को ही अर्जुन सिंह के रहते मैं अर्जुन सिंह बनकर दलीप शाह के साथ आया हूं। इतना कहकर दूसरे दलीप शाह ने पास से गीला गमछा उठाया और अपने चेहरे का रंग पोंछ डाला जो उसने थोड़ी देर के लिए बनाया या लगाया था। चेहरा साफ होते ही उसकी सूरत ने राजा गोपाल सिंह को चौंका दिया और वो ये कहते हुए उसके पास चले गए कि क्या आप भरत सिंह जी हैं जिनके विषय में इंद्रजीत सिंह ने हमें नकाबपोश बनकर इत्तला दी थी। देखिए 20वें भाग के 8वें बयान में कुमार की चिट्ठी। और इसके जवाब में जी हां सुनकर वे भरत सिंह के गले से लिपट गए। इसके बाद उनका हाथ थामे हुए गोपाल सिंह अपनी जगह पर चले आए और भरत सिंह को अपने पास बैठाकर महाराज से बोले, इनके मिलने की मुझे हद से ज्यादा खुशी हुई। बहुत देर से मैं चाहता था कि इनके विषय में कुछ पूछूं। महाराज, मालूम होता है इन्हें भी दारोगा ही ने अपना शिकार बनाया था। भरत सिंह, जी हां, आज्ञा होने पर मैं अपना हाल बयान करूंगा। इंद्रजीत सिंह महाराज से, तिलिस्म के अंदर मुझे 5 कैदी मिले थे, जिनमें से 3 तो यही अर्जुन सिंह, भरत सिंह और दलीप शाह हैं। इसके अतिरिक्त 2 और हैं जो यहां बुलाए नहीं गए। दारोगा मायारानी तथा उसके पक्ष वालों के संबंध में इन 5 ही का किस्सा सुनने योग्य है। जब कैदियों का मुकदमा होगा तब आप देखिएगा कि इन लोगों की सूरत देखकर कैदियों की क्या हालत होती है। महाराज, वे दोनों कहाँ हैं। इंद्रजीत सिंह, इस समय यहां मौजूद नहीं है, छुट्टी लेकर अपने घर की अवस्था देखने गए हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। भूतनाथ इंद्रदेव से, यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ पूछूं। इंद्रदेव, आप जो कुछ पूछेंगे उसे मैं खुद जानता हूं, मगर खैर पूछिए। भूतनाथ, कमला की मां आप लोगों को कहां से और क्यों कर मिली। इंद्रदेव, ये तो उसी की जुबानी सुनने में ठीक होगा। जब वो अपना किस्सा बयान करेगी कोई बात छिपी न रह जाएगी। भूतनाथ, और नानक की मां तथा देवी सिंह जी की स्त्री के विषय में कब मालूम होगा। इंद्रदेव, वो भी उसी समय मालूम हो जाएगा। मगर भूतनाथ मुस्कुराकर, तुमने और देवी सिंह ने नकाबपोशों का पीछा करके व्यर्थ खुटका और तरद्दुद खरीद लिया। यदि उनका पीछा न करते और पीछे से तुम दोनों को मालूम होता कि ये तुम्हारी स्त्रियां भी इस काम में शरीक हुई थी तो तुम दोनों को एक प्रकार की प्रसन्नता होती। प्रसन्नता तो अब भी होगी, मगर खटके और तरद्दुद से कुछ खून सुखा लेने के बाद। इतना कहकर इंद्रदेव हंस पड़े और इसके बाद सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तेज सिंह मुस्कुराते हुए देवी सिंह से, अब तो आपको भी मालूम हो ही गया होगा कि आपका लड़का तारा सिंह कई विचित्र भेदों को आपसे क्यों छिपाता था। देवी सिंह, जी हां, सब कुछ मालूम हो गया। जब अपने को प्रकट करने के पहले ही दोनों कुमारों ने भैरव सिंह और तारा सिंह को अपना साथी बना लिया तो हम लोग जहां तक आश्चर्य में डाले जाते थोड़ा था। देवी सिंह की बात सुनकर पुनः सभी ने मुस्कुरा दिया और अब दरबार का रंग ढंग कुछ दूसरा हो गया, अर्थात तरद्दुद के बदले सभी के चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तेज सिंह भूतनाथ से, भूतनाथ, आज तुम्हारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि और बातों के अतिरिक्त तुम्हारी नेक और सती स्त्री भी तुम्हें मिल गई।
जिसे तुम मरी समझते थे, और हरनाम सिंह तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे पास बैठा हुआ दिखाई देता है, जो बहुत दिनों से गायब था और जिसके लिए बेचारी कमला बहुत परेशान थी। जब वो हरनाम सिंह का हाल सुनेगी तो बहुत ही प्रसन्न होगी। भूतनाथ: निस्संदेह ऐसा ही है, परंतु मैं हरनाम सिंह के सामने भी एक संदूकड़ी देखकर डर रहा हूं, कहीं ये भी मेरे लिए कोई दुख दर्द सामान लेकर ना आया हो। इंद्रदेव हंसकर: भूतनाथ, अब तुम अपने दिल को व्यर्थ के खटकों में न डालो। जो कुछ होना था सो हो गया। अब तुम पूरे तौर पर महाराज के अय्यार हो गए। किसी की मजाल नहीं कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ दे सके, और महाराज भी तुम्हारे बारे में किसी तरह की शिकायत नहीं सुनना चाहते। हरनाम सिंह तो तुम्हारा लड़का ही है, वो तुम्हारे साथ बुराई क्यों करने लगा? इसी समय महाराज सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, और जीत सिंह ने इंद्रदेव से कहा, भूतनाथ का मामला तो अब तय हो गया। इसके बारे में महाराज किसी तरह की शिकायत सुनना नहीं चाहते। इसके अतिरिक्त भूतनाथ ने वायदा किया है कि अपनी जीवनी लिखकर महाराज के सामने पेश करेगा। अतः अब रह गए दलीप शाह, अर्जुन सिंह और भरत सिंह तथा कमला की मां। इन सभी पर जो कुछ मुसीबतें गुजरी हैं उसे महाराज सुनना चाहते हैं, परंतु अभी नहीं, क्योंकि विलंब बहुत हो गया। अब महाराज आराम करेंगे। अतः अब दरबार बर्खास्त करना चाहिए, जिसमें ये लोग भी आपस में मिलजुल कर अपने दिल की कुल्फत निकाल लें, क्योंकि अब यहां तो किसी से मिलने में अथवा आपस का बर्ताव करने में परहेज न होना चाहिए। इंद्रदेव हाथ जोड़कर: जो आज्ञा। दरबार बर्खास्त हुआ। इंद्रदेव की इच्छानुसार महाराज आराम करने के लिए जीत सिंह को साथ लिए एक दूसरे कमरे में चले गए। इसके बाद और सब कोई उठे और अपने अपने ठिकाने पर, जैसा कि इंद्रदेव ने इंतजाम कर दिया था, चले गए। मगर कई आदमी जो आराम नहीं करना चाहते थे, वे बंगले के बाहर निकलकर बगीचे की तरफ रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।